नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा और आज सच की पड़ताल में दुनिया भर में हो रही गतिविधियों पर नज़र, खबरों पर नज़र। अंतर्राष्ट्रीय खबरें काफ़ी बड़ी हैं। 2024 एक मुश्किल साल है। इस साल दुनिया भर में चुनौतियां काफ़ी बड़ी हैं। कई मुल्कों में चुनाव हैं जिसमें अमेरिका शामिल है। कई मुल्कों में युद्ध जारी है। गाजा पट्टी लहूलुहान है। यूक्रेन रूस का युद्ध खत्म नहीं हो रहा है और रूस में पुतिन एक हत्या के नए आरोप से घिरे हैं। पाकिस्तान में एक सरकार कई सवालों के बीच बन रही है। इन सब पर आज सच की पड़ताल में हम नजर डालेंगे। शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम अपने यहाँ पहचानने के आदी रहे हैं। त्रिशंकु संसद, पार्टियों की खींचतान और अजीब अजीब तालमेल। इन सब के बीच बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे हमने अपने यहाँ नहीं देखा है। कभी नवाज शरीफ के कट्टर दुश्मन रहे जरदारी वहाँ राष्ट्रपति बनने वाले हैं और नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री। नवाज शरीफ कुछ नहीं होंगे लेकिन सारी कमान उनके हाथ में होगी। ये अलग बात है कि उनकी कमान भी शायद सेना के ही हाथ में हो। तो सबसे पहले मरियम नवाज के सफर पे नजर। मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। सोमवार को उन्होंने शपथ ली और अपनी जीत को उन्होंने तमाम महिलाओं की जीत बताया। लेकिन पंजाब को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री खासे खींचतान के बाद मिली। तकनीकी तौर पर उन्होंने पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब को हराया, मगर ऐसे मुकाबले में जब इमरान के विधायक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के विधायक सदन का बॉयकॉट कर चुके थे। मरियम अपने चचा शहबाज शरीफ की जगह लेंगी जो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। मरियम का ये सफर कम नाटकीय नहीं रहा है। 2012 में मरियम नवाज ने राजनीति में आने का फैसला किया, अपने पिता नवाज शरीफ की सियासी विरासत संभाली और पीएमएल नवाज की अध्यक्ष बनी। 2013 के चुनावों में पीएमएल-एन की जीत का सेहरा उनके सर भी बंधा। 2017 में पनामा पेपर्स में नाम आने की वजह से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि इसी साल बीबीसी ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें दुनिया की 11 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया। बेशक बीच का दौर नवाज शरीफ परिवार और मरियम के लिए भी मुश्किलों से भरा रहा। पाकिस्तान की हुकूमत इमरान के हाथ में थी और नवाज तमाम तरह की अदालती कार्रवाइयों के बाद जलावतन थे। मगर समय मेहरबान हुआ, सेना मेहरबान हुई, नवाज शरीफ की वापसी हुई और मरियम नवाज संसद का चुनाव भी जीती, पंजाब की विधानसभा का भी। अब वो 12 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं। चाहे जिन हालात में हो, लेकिन 51 साल की इस महिला का चुनाव पाक राजनीति में एक मुबारक कदम कहा जा सकता है। पाकिस्तान में भी राष्ट्रपति चुनाव है। अभी जनरल इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में और वहाँ पे सरकार को अभी शपथ लेना है। इधर चीफ मिनिस्टर्स ने शपथ ले ली है जिसमें मरियम नवाज शामिल रहीं, लेकिन अभी राष्ट्रपति चुनाव होगा जिसमें आसिफ अली जरदारी का नाम काफ़ी आगे है और पूरी उम्मीद है कि वही राष्ट्रपति बनेंगे। उनका पूरा राजनीतिक सफ़र बहुत नाटकीय रहा है। वो एक दौर में हत्या के भी आरोपी रहे, भ्रष्टाचार के भी, और अब दूसरी दफ़ा वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजल करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। पाकिस्तान में चुनावी वोटों की गिनती के बीचों बीच नवाज शरीफ अपने सहयोगियों के साथ जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने ये ऐलान किया कि पीएमएल-एन सरकार बनाने जा रही है। तब भी उन्हें पता था कि बहुमत उनके पास नहीं है और उन्हें किसी न किसी से समझौता करना होगा। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं।
हम उनका भी एहतराम करते हैं, हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। तो समझौता हुआ, सौदा भी हुआ और इसका सबसे बड़ा फायदा आसिफ अली जरदारी को मिला। 9 मार्च को उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान में अब 6 दलों की जो साझा सरकार बनने जा रही है, उसने आसिफ अली जरदारी के नाम की घोषणा की है। यह आसिफ अली जरदारी का दूसरा कार्यकाल होगा। आसिफ अली जरदारी इसके पहले 2013 से 2018 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस बार समझौते में उनके नाम पर पेच फंसा था, लेकिन अंततः पीएमएल नवाज को मानना पड़ा। फिलहाल वहां राष्ट्रपति पद संभाल रहे अलवी का कार्यकाल काफी पहले खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की ये पूरी सियासी हलचल जितनी नाटकीय नवाज शरीफ के परिवार के लिए रही है, उससे कम जरदारी के परिवार के लिए नहीं रही। आसिफ अली जरदारी एक दौर में भ्रष्टाचार के लिए बेहद बदनाम रहे। उनको मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके पहले भी उन पर कई आरोप लगते रहे। बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का आरोप भी उन पर लगा। इस हत्या के आरोप में वो गिरफ्तार भी किए गए। 2004 तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में ही चले आंदोलन की वजह से परवेज मुशर्रफ को सत्ता छोड़नी पड़ी। जरदारी की वापसी वैसे समय पर हो रही है जब वो पार्श्व में जाते नजर आ रहे थे, लेकिन अब इतिहास ने उन्हें एक नया मौका दिया है। इस मौके के साथ वो पाकिस्तान की सियासत में कैसा दखल देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका में जो चुनाव है उसके लिए भी प्राइमरीज चल रहे हैं और ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में की प्राइमरी में अपने प्रतिद्वंदी निकी हेली पर जीत हासिल कर ली है और इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन और ट्रंप के बीच मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है। कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी निकी हेली को ट्रंप ने आसानी से हरा दिया, लेकिन निकी हेली अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। Ladies and gentlemen, please welcome the next president of the United States, President Donald J. Trump. डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी लगातार मजबूत कर रहे हैं। साउथ कैरोलिना की जीत से पहले वो आयोवा, न्यू हैम्पशायर, नेवाडा और यूएस वर्जिन आइलैंड का प्राइमरी चुनाव जीत चुके हैं। न्यू हैम्पशायर में प्राइमरी में कुल 75% वोट पड़े थे, जिनमें ट्रंप को 54.4% और निकी हेली को 43.3%। साउथ कैरोलिना में जीत के साथ ही निकी हेली पर दबाव बढ़ गया है कि वो राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़ दें। लेकिन हेली डटी हैं और लगातार हार के बावजूद अपनी उम्मीदवारी को लेकर नाउम्मीद नहीं है। ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की जीत के बाद अपने समर्थकों से कहा कि मैंने कभी रिपब्लिकन पार्टी को इतना एकजुट नहीं देखा। समर्थकों से बोले कि आप 15 मिनट तक जश्न तो मना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जोर शोर से काम में जुटना होगा। But now there's a spirit that I have never seen. We ran 2 great races. अभी यहाँ जो उत्साह दिख रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमने 2 बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। ऐसा जोश पहले कभी नहीं दिखा। रिपब्लिकन पार्टी में जो एकजुटता दिख रही है, वो अभूतपूर्व है। मेरे पीछे खड़े लोग इस एका को बयां कर रहे हैं। ये हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो राजकीय राष्ट्रीय शख्सियतें हैं और इस शब्द के बिल्कुल सच्चे अर्थों में हैं। ये हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश को कामयाब होते देखना चाहते हैं, देश का फिर से सम्मान बढ़े ऐसा चाहते हैं। Be respected again. Right now we're a laughing stock all over the world. Our country is going to be respected again, respected like never before. लेकिन निकी हेली ने अपनी हार को भी अपने पक्ष में मोड़ते हुए कहा कि जो झल्लाहट कैरोलिना में मैंने देखी वो पूरे देश में है और ट्रंप बाइडेन को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए हम अपनी दावेदारी जारी रखेंगे। अमेरिका के ज्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों को अस्वीकार करते हैं। ऐसे हालात में मैं ये लड़ाई छोड़ नहीं रही हूँ। साउथ कैरोलिना के बाद अगला प्राइमरी चुनाव मिशिगन में है।
तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप को टक्कर देने वाली हेली लगातार 4 प्राइमरी इलेक्शंस हार चुकी हैं। आरोप है कि वो अपनी पार्टी का पैसा और वक्त बर्बाद कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो इस रेस में क्यों डटी हैं? इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। निकी हेली का मानना है कि कई वोटर ट्रंप और बाइडेन के अलावा एक तीसरा विकल्प चाहते हैं। कई जानकार मानते हैं कि ट्रंप आखिर में दावेदारी छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो निकी हेली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। ट्रंप पर कई आपराधिक मामले हैं। हाल ही में जज ने उन पर $355 मिलियन का फाइन लगाया है। उन पर सिविल फ्रॉड का मामला भी चल रहा है। रिपब्लिकन रणनीतिकार ये भी मानते हैं कि निकी हेली की नजर 2028 के चुनाव पर है। इधर ट्रंप इमिग्रेंट्स पर हमलावर हैं। वो वादा कर रहे हैं कि चुने जाते ही वो उन्हें बाहर करेंगे। उन्होंने कहा, ये इमिग्रेंट्स हमारे देश को मार रहे हैं। We want to make it easier for mothers and fathers to have babies, not harder, you know that. वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को भी बाहर निकालने की बात कह चुके हैं और अपने इन बयानों के सहारे चुनावी रेस में वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी तय माना जा रहा है कि उनके उपराष्ट्रपति के नाम भी लगभग तय हैं, जिसमें एक दावेदारी भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी की भी है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम सच की पड़ताल में आगे। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री शताया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इधर गाजा और इजराइल की युद्ध जारी है। एक ब्रेक के बाद तो फिलिस्तीन और में खास करके गाजा और इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था वो जारी है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री शताया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सौंपा है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि पश्चिमी किनारे और जेरूसलम में युद्ध की वजह से भयावह तबाही है। ये गाजा पट्टी की नई हकीकत को ध्यान में रखने का समय है। फिलिस्तीन को लेकर एक समग्र एकता की ज़रूरत है। अब उनके इस्तीफे से राष्ट्रपति महमूद अब्बास की चुनौती कुछ और बड़ी हो गई है। दरअसल महमूद अब्बास पर यह दबाव लगातार बड़ा हो रहा है कि वो गाजा की नई हकीकत को ध्यान में रखते हुए एक आम सहमति बनाने की दिशा में बढ़ें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू हालांकि उन्हें गाजा पट्टी का नेतृत्व देने को तैयार नहीं है। इस बीच गाजा पट्टी में 30,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। युद्ध विराम के प्रस्ताव लगातार ध्वस्त हो रहे हैं। और अब बात करते हैं दूसरे युद्ध की, एक दूसरे क्षेत्र की जहां पर युद्ध लगातार जारी है, वो रूस और यूक्रेन का। लेकिन रूस में इधर पिछले दिनों एक नई हलचल रही क्योंकि रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी का शव उनकी मौत के 9 दिन बाद अब आखिरकार उनकी मां को सौंप दिया गया। उनकी मौत के बाद से भी लगातार इसके ऊपर रहस्य बना हुआ था कि क्या ये उनकी स्वाभाविक मौत है या उनकी हत्या की गई, क्योंकि पहले भी उन्हें पॉइजन किया गया था, जिसके बाद जर्मनी में उनका इलाज चला था और फिर 2021 में वो यहाँ लौटे रूस तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों के मुताबिक इसके लिए अब जो शव सौंपा गया है मां को, उसके लिए कई शर्तें रखी गई हैं। नवाल्नी की मां ल्यूडमाला ने कहा है कि मैंने अपने बेटे का शव देखा है। अधिकारी मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं लोगों की नज़रों से दूर गुप्त तरीके से नवाल्नी का अंतिम संस्कार कर दूं। पिछले 1 हफ्ते से रूसी अधिकारी ल्यूडमिला को शव देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब जाकर ये शव मिला है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्रेमलिन ये चाहता है कि कोई एक उनकी पब्लिक अंतिम संस्कार ना हो, क्योंकि ऐसे में एक जनसमूह के जुटने का खतरा बना हुआ है। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।